देखिए बात कौन कर रहा है, सुनिए। क्या हुआ कि भाई कोई प्रतिकूल, प्रतिकूल का परिस्थिति का मतलब होता है कि जो परिस्थिति ऐसी हो कि वो किसी जीव के लिए सही नहीं हो, उसको कहते हैं क्या, प्रतिकूल परिस्थिति। जैसे बहुत ज्यादा भीषण क्या हो, गर्मी हो, बहुत ज्यादा ठंड हो, तो ये सब स्थिति क्या कहलाती है, प्रतिकूल स्थिति। ऐसी स्थिति में कोई जीव ने क्या किया, अपने आप में लाया है परिवर्तन, ताकि वो क्या कर सके, वहां पर जीवित रह सके, जीवित रहने के साथ साथ जनन का भी कार्य कर सके। तो उसने जो परिवर्तन किया है इस क्षेत्र में जिंदा रहने के लिए, तो जो परिवर्तन किया है वही परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चा, अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये होता है 3 प्रकार का, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कोई जीव जो है वो अपने आप को 3 तरीके से क्या कर सकता है, अनुकूलित कर सकता है। इसमें से पहला आप लेने वाले हैं हेडिंग क्या, क्रियात्मक। लेकर आइए फटाफट, और एक एक लाइन लिख के खत्म करिए। क्रियात्मक में सीधा सीधा खुद से लिखिए कि यदि कोई जीव अपने शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन लाता है तो ऐसा परिवर्तन क्रियात्मक अनुकूलन कहलाता है। और परिवर्तन किस लिए लाएगा, उस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखने के लिए और जनन करने के लिए। ये बात पहले लिख चुके हैं तो बार बार ये चीजें नहीं, सीधा एकदम सिंपल सा वर्ड में याद रखने के लिए। यदि परिवर्तन कहाँ हो, किसी क्रियाओं में या फिर शारीरिक क्रियाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है तो ऐसा परिवर्तन आना क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुकूलन। एग्जाम्पल मेरे ख्याल से बन जाएगा इसका क्या, गिरगिट का रंग बदलना। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ गई? देखिए समझते हैं हम लोग जरा, किसका एडेप्टेशन देखने जा रहे हैं, वो भी कैसा है, तो क्रियात्मक रूप से। अब क्रियात्मक रूप से परिवर्तन आया है किसमें, कंगारू चूहे में। ठीक है, अब मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में आप सभी लोगों को पढ़ाया हमने, फिर भी यदि किन्हीं को याद है तो ठीक है, ना याद होगा तो दोबारा देख लीजिए। ये परिवर्तन आया कैसे, बस वो बात। यार हाइपोथैलेमस, ये कौन होगा, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि के होते हैं 3 भाग। ठीक है, इसको कहते हैं अग्र, ये हो गया मध्य, और ये हो गया पश्च। ठीक है, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। ठीक है, हम पढ़ने किसको जा रहे हैं, कंगारू चूहा को। कंगारू चूहा में क्रियात्मक रूप से आया है परिवर्तन। क्या परिवर्तन आया है, ये क्या करता है कि अपने मूत्र के उत्सर्जन को क्या करेगा, कम कर देगा। कैसे कम करेगा, तो इसके अंदर एक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है जिसका नाम है ADH। अब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये डायूरेटिक जो है, कहीं ना कहीं ये वर्ड जुड़ा है डायूरेसिस से। डायूरेसिस का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा मूत्र त्याग करना। यदि कहा जाए डायूरेसिस, इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति के लिए ये बात कही जा रही है कि वो अपने शरीर से क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा मूत्र का त्याग कर रहा है। और यहाँ पे क्या बोला, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी जब वर्ड लग जाता है तो क्या हो जाता है, किसी के विपरीत हो जाता है।
है ना। यानी कि जो डायूरेसिस वर्ड है ये इसके विपरीत है। डायूरेसिस माने ज्यादा से ज्यादा मूत्र त्याग करना। अब ये एडीएच हार्मोन क्या कराएगा कि जो ज्यादा से ज्यादा मूत्र त्याग हो रहा है उसके उल्टा काम करेगा, यानी कि मूत्र का त्याग क्या कर देगा, एकदम कम कर देगा। ठीक है, हमने क्या देखा कि कंगारू चूहा जो है ये मिल रहा है ऐसे क्षेत्र में जहां पर पानी क्या है, बिल्कुल कम है या तो ना के बराबर है। ठीक है, अब इस कंगारू चूहे के अंदर मिलता है फैट, उस फैट से ये क्या बना लेता है, पानी, और वो पानी को भी अपने शरीर से बाहर निकलने नहीं देगा। कैसे नहीं निकलने देगा, क्योंकि इसके अंदर मिलता है एडीएच हार्मोन, और ये एडीएच हार्मोन क्या करता है, तो जो मूत्र बना है उस मूत्र में से पानी को पुनः इस्तेमाल के लिए वापस कहां भेज दिया जाता है, शरीर में। इस पानी का पुनः प्रयोग होगा। अब सोचो जरा कि हमने सुबह सुबह 1 लीटर पानी पिया, ठीक है, अब वो 1 लीटर पानी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा पानी की क्या की जाती है, हमारे शरीर में फैला दी जाती है। क्यों, क्योंकि हमारी कोशिका को भी क्या चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, तो कुछ हद तक पानी मान लिया जाए, जो भी थोड़ी बहुत मात्रा है वो हमारे कोशिका तक चली गई, क्योंकि कोशिका में भी क्या है, तो कोशिका द्रव्य है, उसमें भी क्या चाहिए, जल चाहिए। जल की उपस्थिति में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे जल अपघटन। ठीक है, तो वो सब कार्य करने के लिए जल को कहां पहुंचा दिया गया, कोशिका में। अब उसके अलावा जो शेष जल बचा है उसको कहीं ना कहीं किडनी के माध्यम से छान कर कहां पहुंचा दिया जाता है, मूत्राशय में, और उस मूत्राशय से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। जैसे ही बाहर चला जाता है हमारे शरीर में पानी की मात्रा हो जाती है कम, तुरंत हमें क्या डालना पड़ता है, वापस पानी डालना पड़ता है। अब सोच के देखो कि 1 लीटर पानी पिया था, उस 1 लीटर पानी में मान लिया जाए कि 200 ml पानी हमारे बॉडी में यूज में आ गया, कितना बचा, 800 ml। वो 800 ml हमारे शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकाल दी गई। अगर उस 800 ml को बाहर ना निकाल के पुनः इस्तेमाल में ले लिया जाता, क्या हमें दोबारा पानी की आवश्यकता पड़ती, क्या नहीं होता। ठीक है, फिर वो 800 ml यूज होकर के फिर जाएगा मूत्राशय में, फिर मूत्राशय में उसको बाहर ना निकाल के पुनः वापस शरीर में कर दिया जाए तो हमें दोबारा कभी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही काम करता है कौन, आपका कंगारू चूहा, और ये करवाता कौन है इससे, एडीएच। ठीक है, अब एडीएच के बारे में थोड़ा सा पढ़े यदि हम लोग, तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है क्या, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को होते हैं 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, अब अग्र मध्य से मुख्यतः 6 हार्मोन निकलते हैं। अग्र भाग से 6 हार्मोन निकलते हैं। स्क्रीन से कट रहा है कि है, स्क्रीन में कट रहा है, यहीं पे लिख देता हूं। देखिए, GH, LH, FSH, TSH, PRL, 1 2 3 4 5, एगो कौन छूट गया जी, ACTH, हाँ सॉरी, ACTH। देखिए, अब याद रहे तो रख लीजिएगा इसका, हालांकि यहाँ पे कोई काम है नहीं। ये 6 हार्मोन जो हैं इस अग्रभाग में ही बनते हैं और अग्रभाग से ही बाहर निकलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 6 हार्मोन का जो निर्माण स्थल है, वो निर्माण स्थल कौन है, इस पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग, और इनका श्रावण भी या श्रावित भी ये इसी भाग से होते हैं, इसी भाग से बाहर भी निकल जाएंगे। यानी कि निर्माण भी इनका अग्रभाग में हुआ है और यहीं से ये श्रावित हो जाएंगे, मतलब कि यहां से इनको जहां जाना होगा वहां पे चले जाएंगे। ठीक है, इनमें से कुछ हार्मोन आपने पढ़ा भी है, जैसे GH पढ़ा है, ग्रोथ हार्मोन, LH पढ़ा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH पढ़ा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH आपने नहीं पढ़ा है, ACTH आपने नहीं पढ़ा, बाकी PRL आपने पढ़ा है। PRL मैंने प्रोलैक्टिन पढ़ा है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये मध्य वाला भाग हमारा उतना ज्यादा सक्रिय होता नहीं है, लेकिन यहां पर एक हार्मोन और बनता है, MSH। ठीक है, सुनना, इस मध्य भाग में हम अगर बात करें तो ये मध्य भाग जो होता है पीयूष ग्रंथि का, मनुष्य में अल्प विकसित होता है, अच्छा खासा विकसित नहीं होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पार्शियली ये डेवलप्ड होता है। ठीक है, फिर भी इसके पास क्या बनता है, एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है MSH। अब ये ज्यादा सक्रिय नहीं होने के कारण निर्माण तो कर दिया किसका, MSH का यहाँ पर, लेकिन ये श्रावण इसका नहीं कर पाता है। तो श्रावण नहीं कर पाता है तो वापस इस MSH को भेज दिया जाता है कहां पर,
अग्रभाग में, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्षमता केवल बनाने की है, स्रावित करने की नहीं है। तो अग्रभाग में बने कितने हैं? 6, निकलेंगे कितने? 7, ठीक है। एक जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? इस मध्य बना है जिसका नाम है क्या? MSH, ठीक है। बचा कौन? ये पश्च भाग। पश्च भाग में कोई भी हार्मोन नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन निकलते 2 हार्मोन है। बनता एक भी हार्मोन नहीं है, लेकिन निकलता 2 हार्मोन है। और वो बना कहां पर है? तो वो बना है, बच्चा याद रखना, कहां पे? हाइपोथैलेमस में। एक है आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा है आपका ADH। इसको तंत्रिकाओं की सहायता से ला करके पहुंचा दिया जाता है यहां पे। एक है इसमें से आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा है ADH। कुछ कहानी पल्ले पड़ी, ठीक है। ये सब हार्मोन जो है हमारे अंदर स्रावित होते हैं। क्या है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में एक बात और याद है, जनन वाले भाग में पढ़ा था, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो आता है तो कहीं ना कहीं LH और FSH को स्रावित कराता है। आवश्यकता के अनुसार जब क्या आ जाता है तो कहीं ना कहीं यौनारंभ शुरू हो जाता है। वो सब का भी बात नहीं है, सीधा सीधा क्या बोला कि हाइपोथैलेमस जो है इससे जुड़ी होती है क्या? आपकी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के 3 भाग, अग्र, मध्य, पश्च। अब अग्र भाग से निर्मित होते हैं 6 हार्मोन, लेकिन निकलते हैं 7 हार्मोन। एक हार्मोन जो एक्स्ट्रा निकल रहा है वो बना है किसमें? मध्य भाग में, ठीक है। अब मध्य भाग हमारा उतना सक्रिय होता नहीं है, अल्प रूप से विकसित होता है, इस कारण से ये निर्माण तो कर लेता है लेकिन श्रावण नहीं कर पाता। श्रावण करने के लिए किसका सहायता लिया जाता है? अग्र भाग का। फिर आए हम लोग पश्च भाग में। पश्च भाग में एक भी हार्मोन नहीं बनता। अब ये नहीं बनता इसका मतलब ये नहीं कि ये सक्रिय नहीं, ठीक है, बशर्ते यहाँ पे बनता नहीं है। लेकिन स्रावित यहाँ पर 2 हार्मोन होते हैं। सबसे पहला आपका ऑक्सीटोसिन, दूसरा कौन है? आपका ADH। तो ये ADH जो है हम देख रहे हैं किसका? मनुष्य का, ठीक है। तो हम लोगों के अंदर ADH की मात्रा क्या होती है? लिमिटेड होती है, थोड़ी सी मात्रा होती है। तो हम लोगों में क्या किया जाता है कि जो हमारा मूत्र बना है हमारे शरीर में, उसमें से जल की कुछ मात्रा को वापस पुनः हमारे शरीर में उपयोग में ले लिया जाता है। लेकिन अगर मैं इस कंगारू चूहे की बात करूं बाबू, तो कंगारू के जो चूहा है ना, इसमें ADH क्या है? पूरा भर भर के, बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि इसके मूत्र से 95% जल को क्या करेगा? वापस शरीर में भेज देगा। तो क्या नहीं लग रहा है कि ये क्रियात्मक रूप से परिवर्तन आया? ठीक है, तो ये क्रियात्मक रूप से परिवर्तन किसने लाया अपने अंदर? कंगारू चूहे ने। और क्यों लाया है? क्योंकि वो वहां पे क्या करना चाहता है? अनुकूलन। और अनुकूलन इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता है, और जिंदा रहने के साथ साथ वहां पर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहता है। बात समझ में आई? तो ये थे कंगारू चूहे की स्थिति। चलिए अगला क्या देखना है हमको? व्यवहारात्मक। अब व्यवहारात्मक में ना तो हम कुछ लिखवाने वाले ना कुछ, जैसे इसको फील करिएगा कि व्यवहारात्मक रूप से परिवर्तन कैसे आता है। जैसे सुनो, व्यवहारात्मक रूप से आने वाला है परिवर्तन, यानी कि हम क्या दिखाने वाले हैं? अनुकूलन दिखाएंगे, लेकिन किस रूप में दिखाएंगे? व्यवहार के रूप में, ठीक है। अब मान लिया जाए कि यहां से निकले क्लासरूम से, क्लासरूम से निकलने के बाद सपोज कि सकरी मोड़ पर जाकर के किसी का किसी से पंगा हो गया, माने किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है। अब आप हैं ग्रुप में, ठीक है, चलो 2-4 लोग यहाँ से, अब लेकिन सब तो करेंगे नहीं, पीछे हुए सब उदंड है, वही सब झगड़ा करने वाला है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से निकला सकरी मोड़ पर जाकर के, अब 2-3 को ग्रुप में है, झगड़ा शुरू हो गया। अब झगड़ा क्यों शुरू होता है पता है? कि आप 3 लोग हैं, सामने वाला क्या है? अकेला, तभी झगड़ा शुरू होता है। आप 3 है, सामने वाला 30 है, तो कभी झगड़ा नहीं होगा। बस समझे? हाँ, वो हावी हो सकता है आपके ऊपर, ठीक। तो यहां से आपने झगड़ा शुरू कर दिया, तो हुआ क्या? यहां से निकले गए, झगड़ा शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि देखते ही देखते आप 3 थे और वो अकेला था, और देखते ही देखते वो 1 से क्या हो गए? 10 हो गए। अब क्या होगा? अब तुरंत आपके व्यवहार में आ जाएगा क्या? परिवर्तन। अब उस काम को क्या करोगे? मैनेज करोगे, जरूरत पड़ने पे सॉरी भी बोलेंगे। तो क्या हमने व्यवहारात्मक रूप से चेंज लाया कि नहीं लाया? अपने व्यवहार में चेंज लाया कि नहीं लाया? नहीं, अगर चेंज लाओगे तो फरियाद दिए जाओगे। बात समझे? तो परिस्थिति के अनुसार क्या करते हैं? व्यवहार में भी बदलाव लेकर के आते हैं ताकि हम अपने आप को जिंदा रख सके, ठीक है। अब यहाँ पे जनन वाली बात तो जाहिर सी बात है कि जिंदा रहेंगे तो जनन करेंगे ही करेंगे,
ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, व्यवहारात्मक रूप से परिवर्तन। खत्म, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसको और भी तरीके से आप सोच सकते हो। कहीं जैसे एक बहुत ही ज्यादा बदमाश लड़का है, ठीक है, आपके घर में हो या आप ही हो, अब बहुत ज्यादा बदमाश है, तो बदमाश है तो क्या किया जाएगा, आपको कुछ दिनों तक समझाया जाएगा, समझ गए तो ठीक, ना तो क्या करते हैं घर वाले, इग्नोर करना शुरू करते हैं, है ना। आप घर में ही रहोगे, ना तो कोई आपको खाने को पूछेगा, ना पानी को पूछेगा, किसी प्रकार का कोई काम है उसमें भी आपको नहीं पूछा जाएगा, आप हैं ठीक है, ना भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस व्यक्ति को जब इग्नोर किया जाने लगेगा तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, अपनी बदमाशियों को कम करेगा, साथ ही साथ अपने व्यवहार में क्या लेकर आएगा, परिवर्तन लेकर आएगा, ताकि लोग उसको क्या करें, फिर एक्सेप्ट करें। तो ये कहलाता है क्या, व्यवहारात्मक परिवर्तन। अब आता है क्या आपका आकारात्मक परिवर्तन। आकारात्मक परिवर्तन थोड़ा समझने लायक है। अब अपने द्वारा किए गए मार झगड़े में परिवर्तन के बारे में डिस्कस ना करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए देखिए, अब देखने वाले हैं आकारात्मक रूप से परिवर्तन। अब अच्छा, हाथी देखा है, ठीक है, हाथी के कान कैसे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जंगल होते हैं जैसे सदाबहार वन हो गया, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वन हो गया, वहां भी हाथियां मिलती हैं, ठीक है। हम लोग के क्षेत्र में पाए जाने वाली हाथियां अब हम लोग के क्षेत्र में नहीं मिलती हैं, आसपास के जंगलों में या फिर आसपास कभी अगर आपने हाथी देखा है, उनके कान तो बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो आपकी हाथियां पाई जाती हैं उनके कान बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, आकार में परिवर्तन। अब ऐसा क्यों है, तो तनिक ये सोच के देखो कि ठंड के मौसम में आपको कान बांधना था या सिर बांधना था, काहे, हमारे शरीर से उष्मा का ह्रास होता है, यानी कि हमारे शरीर से उष्मा बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के लिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां से काफी तेजी से उष्मा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, ठीक है। अब ठंड के दिनों में आपने नॉर्मल से कपड़े पहने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कान बांध रखा है, ठीक है, हाथ को पैक कर रखा है और नीचे पैर को पैक कर रखा है, ठंड बहुत कम लगेगी, ठीक है। कारण है कि ये वो क्षेत्र है जहां से क्या निकलती है, उष्मा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, ज्यादा से ज्यादा उष्मा बाहर निकलती है। ठंड के मौसम में कभी बाइक पे सफर किए, ठीक है, बिना कान बांधे, ठीक है, कुछ समय के बाद नाक टच करके देखना, कान टच करके देखना, लगता है जैसे बर्फ हो गया। रीजन क्या है कि सारा का सारा उष्मा यहाँ से बाहर निकल चुका है या तो निकल रहा है, और जिस कारण से ठंड का प्रकोप आपके इस क्षेत्र में बढ़ रहा है और आपको अचानक से वैसे ही ठंड लगने लगती है। तो उष्मा बाहर निकालने के लिए कान, हाथ, पैर, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, ठीक है। अब क्या होगा, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे गर्मी थोड़ी सी क्या है, कम है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे गर्मी बहुत अधिक है, तो यहां पर क्या किया गया है, जीवों के द्वारा अपने कान को बड़ा कर लिया गया, ठीक है, जिस कारण से ज्यादा उष्मा उनके शरीर से बाहर निकल जाएगी। इसका एक और एग्जांपल मिल जाएगा आपको, खरगोश, ठीक है। अब खरगोश हर जगह मिलते हैं, जैसे एक मरुस्थल का खरगोश और एक बर्फीले क्षेत्र यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र का खरगोश, इसकी बात कर रहे हैं, खरगोश की। देखिए, अब ये जो मरुस्थल क्षेत्र का खरगोश है, अब देखो उतना अच्छा खरगोश नहीं बनेगा हमसे ना, ये उसका कान है ना। अब बस हंसी मजाक नहीं उड़ाओ, इतना पिक्चर बना लेते, बना लोगे, जस्ट फील करना है, समझना है। देखो पढ़ाना बंद कर देंगे, बता दे रहे। एक काम करते हैं, बनाते ही नहीं है, बस लिख देते हैं यहाँ पे, कान और पैर, हाथ या हाथ पैर जो भी,
नहीं बना रहा पिक्चर, कोई बात नहीं, इतना मजाक उड़ा रहे हो सब, टेंशन नहीं लो, मजाक तो उस दिन उड़ाएंगे जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आज का मजाक कोई मायने नहीं रखता, उस दिन का मजाक मायने रखेगा। कौन संडे के दिन परेशान है? शशि रंजन प्रताप सिंह, देखिए पैर हाथ कहने का मतलब अग्रपाद और पश्चपाद। देखिए अब क्या होगा कि जो मरुस्थल के क्षेत्र में पाए जाते हैं खरगोश, इनका कान जो होगा और हाथ पैर जो होगा वो काफी बड़ा होगा, और जो ध्रुवीय क्षेत्र में होंगे उनका कान एकदम छोटा होगा, हाथ पैर भी क्या होता है, छोटा होता है। क्यों? मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि भाई जो इनके शरीर का तापमान है, मान लिया जाए कि इनके शरीर का एक तापमान हम निश्चित कर देते हैं कि चलो इनके शरीर का तापमान क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे। अब गर्मी के क्षेत्र में है, गर्म क्षेत्र में है, तापमान ऑलरेडी इसका शरीर का क्या होगा, अपने नियत तापमान पर होगा, और भैया गर्मी का क्षेत्र है, वहां पे गर्म बहुत ज्यादा होगा, बाहर का तापमान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके शरीर का तापमान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो शरीर का तापमान इसको बाहर निकालना है ताकि मैं इस वातावरण में रह सकूं। मान लो गर्मी का मौसम होता है तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर को पूरा खुला रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा खुला रखने का काम करते हैं। क्यों? ताकि हमारे शरीर से तापमान बाहर निकलता रहे। अभी कुछ नहीं करो, बस जूता मोजा पहन लो, इसको टाइट कर लो, हाथ एकदम पूरा पैक कर लो दस्ताने से, ये टोपी वगैरह पहन लो, देखो जबरदस्त वाला गर्मी लगेगा आपको, कारण कि आपके शरीर से उष्मा बाहर नहीं निकल रहा है। और इस समय निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर का तापमान क्या है, हमारे शरीर से ज्यादा है, तो बाहर का तापमान हमारे शरीर पर दबाव बनाएगा, है ना कहीं वो हम पर प्रभाव डालेगा। उस प्रभाव से बचने के लिए, ताकि हमारा तापमान बढ़े नहीं, हम क्या करते हैं, सब कुछ खुला रखते हैं ताकि हमारे शरीर से तापमान लगातार निकलता रहेगा। अब वही ठंड के मौसम में बाहर का तापमान 20 डिग्री, हमारा तापमान 37 डिग्री, तो कहीं ना कहीं बच्चा अपनी सांद्रता तो पढ़ा है ना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाने के लिए कोई बल नहीं लगता। बाहर तापमान 20 है, हमारा तापमान 37 है, किसकी सांद्रता ज्यादा है, हमारी, तो हमारा तापमान आसानी से इस वातावरण में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रोक के रखना पड़ेगा। दस्ताना पहन लेते हैं, कान को पैक कर लेते हैं, पैर को पैक कर लेते हैं। उसी तरीके से जो मरुस्थल क्षेत्र में खरगोश पाए जाते हैं, उनके हाथ पैर थोड़े लंबे होते हैं, किसकी अपेक्षा, ध्रुवीय क्षेत्र में मिलने वाले खरगोश की अपेक्षा। उसके साथ साथ कान इनके क्या होते हैं, काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिस कारण से ये लगातार अपने शरीर के तापमान को बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, अब आया किसका, ध्रुवीय क्षेत्र का। ध्रुवीय क्षेत्र में ऑलरेडी क्या है, टेम्परेचर या तो माइनस में है या तो बहुत कम है। अब उसके बाद भी यदि इसके शरीर का तापमान बाहर निकलने लगेगा तो ये तो मर जाएगा, रह ही नहीं पाएगा। इस कारण से इसका कान क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब बहुत छोटा होता है कान भी, या कान के साथ साथ इसका हाथ पैर भी। खरगोश पे ही नहीं, आप ध्रुवीय क्षेत्र में या मान लीजिए हिमालय के क्षेत्र में मिलने वाले जो मनुष्य हैं, उस मनुष्य की तुलना करना अपने क्षेत्र से, उनके कान छोटे होते हैं, नाक थोड़े से छोटे होते हैं, हाथ थोड़ा छोटा होता है, मतलब हम लोग की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होगा। नहीं, हाइट वो मायने नहीं रखता, हाइट वो नहीं कह सकते, मे भी छोटे होते होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे क्षेत्र में हाइट बहुत लंबी लंबी होनी चाहिए थी। देखो सब यहाँ पे 5 फीट वाली सब बैठी है, एक आध दो को छोड़ के, है ना। तो हाइट को नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कान वगैरह क्या होता है, छोटा होता है। हाथ का जो ये हथेली वगैरह है ये भी छोटा होगा। पैर जो होंगे वो क्या होंगे, थोड़े छोटे होंगे गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मुकाबले। ठीक है, मरुस्थल क्षेत्र में चले जाओगे, जैसे राजस्थान में चले जाओ, वहां के जो लोग होंगे उनका पंजा देखोगे काफी थोड़ा सा बड़ा लगेगा, आपके पंजे से बड़ा लगेगा। उनका पैर आपके पैर से बड़ा होगा, कान वगैरह आपके कान से क्या होगा, बड़ा होगा। कुल मिला जुला कर ये समझ में आता है कि तापमान जहां पर ज्यादा है वहां पर हमारे शरीर का वो अंग बड़ा होगा जहां से क्या निकलता है, तापमान निकलता है। ठीक है, और जहां पे तापमान कम होगा जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव होंगे, उनके शरीर का वो हिस्सा जहां से तापमान बाहर निकलता है, वो अंग क्या होगा, छोटा होगा। इस बात को समझाया था एक वैज्ञानिक ने, जिसका नाम है क्या, एलेन। समझे? अगर याद रहे तो नोट में लिख लीजिएगा कि ये तापमान वाली बात किसने बताई थी, एलेन ने बताई थी। हाँ, एलेन, इन्होंने कहा था कि भाई जहां जिस क्षेत्र में तापमान ज्यादा होगा वहां पर पाया जाने वाला जो जीव होगा, उसका कान, उसका अग्रपाद और पश्चपाद क्या होगा, एक सामान्य जीव के मुताबिक बड़ा होगा।
और एक ऐसा क्षेत्र जहां पे तापमान क्या है, कम है, तो वहां पर उस जीव का तापमान निकालने वाला जो शरीर होगा वो क्या होगा, एक सामान्य जीव के मुताबिक छोटा होगा। इस बात को, इस स्टेटमेंट को किसने दिया था, एलन ने दिया था। खत्म करिए किसको, आकारिकीय परिवर्तन को। अरे मुंह बंद रखो बड़बा को। आकारिकीय परिवर्तन में हमने कहा था अभी एक और आकारिकीय परिवर्तन देखेंगे, और उसका एग्जाम्पल क्या दिया हमने, सील। हाँ, सील मछली है। अरे बुड़बक सब मुंह बंद रखो। सील, ठीक है। सील के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है देखते हैं। अब कैसा परिवर्तन है सील के अंदर, आकारिकीय रूप से परिवर्तन, यानी कि कुल मिला जुलाकर इसके शरीर में क्या होगा, आकार में परिवर्तन आएगा, ठीक है। अब सील जिस पानी में रहती है उस पानी का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, -डिग्री सेल्सियस, जो भी होगा माइनस में होगा, ठीक है। अब सोचो यदि आप किसी ऐसे पानी में डुबकी लगा बैठे जिसे पानी का तापमान क्या है, क्या होगा आपका, बर्फ जम जाएगा, एकदम कुड़कुड़ा जाएंगे सभी लोग, ठीक है। लेकिन ये सील जो मछली है, ठीक है, काले रंग की होती है, काफी वाहियात इसका फिगर होता है, यानी कि अच्छी नहीं दिखती है उतनी, ठीक है। तो ये जो सील है इस पानी में रहती है, जिस पानी में क्या होता है, माइनस का टेम्परेचर हो, कैसे ही अपने आप को जिंदा रख पाती है, ठीक है। तो इसके शरीर का तापमान भी क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। पता है हमें ठंड नहीं लगेगी यदि हम अपने शरीर के तापमान को नियत करना सीख लें, ठीक है। नियत हो सकता है, कभी आपने सुना है कि कुछ बाबा ऐसे होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो माउंट एवरेस्ट पर जाकर के कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पहना उन्होंने, ठीक है, एकदम से। अब मान लो शरीर पे अगर एक शर्ट या एक तौलिया डाल रखा है कुछ भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस बर्फ वाले जगह पे, फिर भी वो चुपचाप ध्यान में बैठे हुए। ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि उन्होंने कठोर तपस्या से अपने शरीर के अंगों पर काबू पा लिया। बात समझे, अब काबू पा लिया इसका मतलब कि अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं ज्यादा हद तक वो, ठीक है। इस कारण से वो अपने शरीर के तापमान को निकलने नहीं देते, ठीक है। अब ये सील जो है माइनस तापमान वाले पानी में रहती है, इसके शरीर का भी अपना तापमान है। यदि इसके शरीर का तापमान उस पानी के संपर्क में आ गया, बाहर निकलने लगा, ये तो फिर स्वाहा, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए, पहले जो सील हुआ करती थी वो थोड़ी सी पतली हुआ करती थी, ये उनके शरीर की बाहरी त्वचा की अगर हम बात कर लें, ठीक है। अब क्या है कि ये वही सील है, लेकिन इसके त्वचा के नीचे, अब इसकी ये चलो त्वचा की मोटाई दिखा देते हैं हम लोग, ये इसकी त्वचा की मोटाई हो गई, और इसके त्वचा की मोटाई के नीचे ये जो इतना मोटा अस्तर दिखाया ना, ये वसा का अस्तर है, चर्बी का अस्तर है। और जो वसा होता है आपके शरीर की उष्मा को अंदर ही रोक देता है, बाहर निकलने नहीं देता। और अभी जो आप मिठाई देखे है ना, तो ये काला वाला क्या है, इसका त्वचा है मोटा सा, ये जो लाल लाल दिख रहा है ये चर्बी है। सोचो कितना मोटा चर्बी है, समझे। और इसकी चर्बी को कहा जाता है ब्लबर। जो वसा मिलती है किसमें, सील में, इसको कहा जाता है ब्लबर। याद रखना ब्लबर क्या है, तो सील के त्वचा के नीचे पाया जाने वाला मोटा सा वसा का अस्तर, जिसको क्या कहा जाता है, ब्लबर। इस ब्लबर के कारण इस सील मछली जो है, या फिर जो सील है, अपने शरीर की आंतरिक तापमान को नियत करके रखती है, बनाए रखती है। इसका तापमान बाहर नहीं निकल सकेगा, और जब नहीं निकल सकेगा तो बाहर कतनो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझे।